हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे हैं? क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9, मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट, जिसमें हम लोग कवर कर चुके हैं कि बंगाल डिवीजन के बाद कैसे एक्सट्रीमिस्ट लोगों को ट्रिगर किया और एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने एक नई रेडिकल सोच के साथ, आइडियोलॉजी के साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और एक लोगों को जो है तैयार किया अपने आप को सेल्फ रिलायंस करने के लिए, और स्वदेशी मूवमेंट, वंदे मातरम मूवमेंट जैसी मूवमेंट चलाई गई। लेकिन बाद में उनको क्लैम डाउन कर दिया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सप्रेसिव पॉलिसीज अपनाई गई, सबको अरेस्ट कर लिया गया और ये मूवमेंट यहीं पे सप्रेस हो गई। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने के कारण दो तरह के डिवीजन हो गए थे कांग्रेस में। मुस्लिम्स ने मुस्लिम लीग बना ली थी और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेन स्ट्रीम से हटना पड़ा और मेन स्ट्रीम में दोबारा से इलेक्शन हुए और मॉडरेट्स का दादा भाई नौरोजी को प्रेसिडेंट बनाया गया और दोबारा से मॉडरेट्स का जो है डोमिनेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस में हो गया। 1906 में जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई गई थी, वो किसके द्वारा बनाई गई थी? आगा खान और सलीमुल्लाह खान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कहां पर इसकी स्थापना हुई थी? ढाका में। ठीक है, ढाका, जो कि कहां पर है? प्रेजेंट डे बांग्लादेश में है, उस समय बंगाल में था। अब इसके बाद ये जो मुस्लिम्स ने अलग से एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना करके वो मेन स्ट्रीम से इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हो गए थे, तो ब्रिटिशर्स ने इनको सेपरेट इलेक्टोरेट जो है दे दिया 1909 में। और इसके बाद से ये जो मुस्लिम्स हैं, इनको मेन जो स्ट्रगल था, फ्रीडम स्ट्रगल था, उससे अलग कर दिया गया डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत। चलिए, अब हम सीधे पहुंचते हैं वर्ल्ड वार वन। वर्ल्ड वार वन में, ये वर्ल्ड वार वन कब से कब तक हुआ था? 1940 में वर्ल्ड वार वन स्टार्ट हुआ और 1918 तक 4 सालों तक जो है वर्ल्ड वार वन चला, जिसमें पूरी दुनिया जो है दो फैक्शंस में डिवाइड हो गई। एक तरफ एलाइड पावर्स थे और दूसरी तरफ लड़ रहे थे सेंट्रल पावर्स। एलाइड पावर्स में कौन कौन थे? ब्रिटेन था, जैसे ब्रिटेन, ब्रिटिशर्स, यूएसए, फ्रांस और रशिया। ये जो देश थे इनको बोला जाता है एलाइड पावर्स। और दूसरी साइड कौन थे? मेन लीडर तो था जर्मनी। मेन लीडर कौन था? जर्मनी। और जर्मनी के साथ थे ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन एम्पायर। ये ओटोमन एम्पायर क्या है? ये एक मुस्लिम किंगडम थी जो कि टर्की में थी। टर्की एक देश का नाम है, तुर्की, हिंदी में बोलते हैं तुर्क देश। तो टर्की के आसपास का एरिया ओटोमन एम्पायर कहलाता था, जहां पर लास्ट मुस्लिम किंगडम जो अभी भी चल रही थी, एम्पायर चल रही थी। और यहाँ के जो हेड थे मुस्तफा कमाल पाशा, उसको बोला जाता था खलीफा। तो यहाँ पर जो जितने भी मुसलमान है दुनिया में बेटा, उनका जो रिलीजियस गुरु होते हैं, उनका जो हेड होता है रिलीजियस, उसको खलीफा बोलते हैं। खलीफा मतलब मैसेंजर ऑफ द गॉड। तो इसको प्रॉफिट मोहम्मद का मसीहा या फॉलोअर समझा जाता है, या उसका सक्सेसर समझा जाता है खलीफा को। तो ये खलीफा जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होता है, पर्सन होता है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर। तो वर्ल्ड वार वन 1914 से 1918 तक हुआ और इसमें सेंट्रल पावर्स की हार हो गई। ऑटोमन एम्पायर भी जो है इसमें खत्म हो गया, का रूल खत्म हो गया, डिफीट हो गया। और मुस्तफा कमाल पाशा जो वहां के खलीफा थे, उनके ऊपर बहुत सारी इनह्यूमन जो है ट्रीटीज और कंडीशंस को, टर्म्स और कंडीशंस को इंपोज कर दिया गया। चलो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। वर्ल्ड वार वन के टाइम पर इंडिया की इकोनॉमी पर क्या असर हुआ, क्या इंपैक्ट हुआ, यहाँ की सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट हुआ? तो ये वर्ल्ड वार वन ने इंडियन नेशनल मूवमेंट को ट्रिगर करने के लिए, परसुएड करने के लिए, प्रमोट करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। क्योंकि वर्ल्ड वार वन एक बहुत बड़ा वॉर था, इट वॉज अ ग्रेट वॉर। पूरी दुनिया के सभी देश लड़ रहे थे, कुछ डायरेक्टली लड़ रहे थे, कुछ इंडिया जैसे देश तो
क्योंकि कॉलोनियल रूल के अंडर हम ब्रिटेन के डोमिनेंस में थे, तो हम जबरदस्ती हमें शामिल कर दिया गया था। तो पूरी दुनिया आज लड़ रही है, बहुत नुकसान हो रहा है, हर फ्रंट में लड़ाई चल रही है, सब देश एक दूसरे लड़ रहे हैं। तो सोचो कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट करना पड़ा होगा। तो वर्ल्ड वार वन में क्या हुआ, द डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड। ऑब्वियस सी बात है, जो बाकी के प्रोडक्शन थे उनको बंद कर दिया गया, सिर्फ वॉर एक्सपेंडिचर्स के ऊपर ही जो है ना सारा एक्सपेंसेस होने लगा। सारे रिसोर्सेज का यूज हो रहा है आर्म्स बनाने के लिए, फैक्ट्रीज के अंदर जो डेली यूज की चीजें हैं उनका प्रोडक्शन बंद हो गया, और सारी सप्लाई जो यूनिफॉर्म्स भेजनी है, शूज भेजने हैं, हथियार भेज सप्लाई करने हैं, फूड सप्लाई करना है सोल्जर्स को, मिलिट्री को। तो पूरा फोकस वर्ल्ड वार वन में क्या हुआ, डिफेंस की तरफ हो गया। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर हैड इंक्रीज्ड। अब जब डिफेंस में खर्चा होता है तो फिर वो पैसा, वो रेवेन्यू कहां से आया, सरकार को पैसा कहां से मिलता है, टैक्स से मिलता है। इस वॉर एक्सपेंडिचर को टॉलरेट करने के लिए, बॉन्ड करने के लिए क्या किया गया, इंडिया के अंदर नए नए और टैक्सेस को इंपोज किया गया, और जो पहले जो टैक्सेस थे उनको बढ़ा दिया गया, टैक्स बढ़ा दिए और नए तरह के टैक्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे इनकम टैक्स, ये पहले नहीं था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया कि इनकम के ऊपर टैक्स लग गया, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी गई। अब देखिए एक तरफ तो ये हो रहा है, एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही थी कि फोर्सफुली, से मैं बीच में लिख देता हूं, एक पॉइंट यहां पे और ऐड करना था जो कि मैंने नहीं किया, तो मैं इसको यहां एज ए 5th पॉइंट बना के यहां कर देता हूं। forcefully recruitment of soldiers। कंट्री साइड से, गांव के साइड से जो ताकतवर यंग जो चिल्ड्रन हुआ करते थे, यूथ हुआ करते थे, उनको जबरदस्ती, क्योंकि डिफेंस एक्सपेंडिचर सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए, लड़ने के लिए फौजी भी चाहिए, सोल्जर्स भी चाहिए। तो इंडिया से बहुत सारे लोगों को, 60,000 से 70,000 से भी ज्यादा लोगों को अनवॉलंटरीली, मतलब वो नहीं चाहते हुए उनके फोर्सफुली उनको भर्ती किया गया और बाहर भेज दिया गया लड़ाई के लिए। तो लोग बड़े एजिटेटेड थे इन चीजों से। अब इसमें जब डिफेंस एक्सपेंडिचर्स बढ़े और सारा जो प्रोडक्शन था वो डिफेंस को लेकर के होने लगा, वर्ल्ड वार वन के लिए ही होने लगा, तो बाकी चीजों की शॉर्टेज हो गई। तो बाकी चीजों की शॉर्टेज होने से उनके प्राइसेस बढ़ गए। अब इंक्रीज प्राइसेस ने लोगों को और ज्यादा ओवरबर्डन कर दिया। अब इसमें एक पॉइंट और ऐड हो सकता है, यहाँ पे जो फैक्ट्रीज और मिल्स के अंदर जो काम करने वाले लोग थे, या जो प्लांटर्स थे जो फूड सप्लाई के लिए फूड क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे थे, उनके वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए गए, वेजेस तो नहीं बढ़ाए, वेजेस कंपैरेटिवली लोअर डाउन हो गए, इन्फ्लेशन आ गया, प्राइस बढ़ गए, गुड्स है नहीं, प्राइस बढ़ गए और वेजेस वहीं के वहीं हैं, वर्किंग आवर्स को बढ़ा दिया गया। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। वर्ल्ड वार वन के दौरान लोगों को और ज्यादा हवा मिली और ज्यादा आग में घी डालने का काम हो गया। ठीक है, प्राइसेस बढ़ गए। अब इसके अलावा दो बातें और हुई, कहीं कहीं पर सूखा पड़ गया, फेमाइन हो गया, ड्रॉट हो गया। तो फेमाइन होने से, सूखा पड़ने से क्रॉप प्रोडक्शन फेल हो गया, क्रॉप फेलियर हो जाने से फूड सप्लाई शॉर्टेज हो गई, फूड सप्लाई की शॉर्टेज होने से फूड एंड फूडर दोनों ही शॉर्ट हो गया, और दोनों के शॉर्ट होने से लोग भूख से मरने लगे। खाने के लिए अनाज नहीं लोगों के पास, पेट भरने के लिए अनाज नहीं। और इस पर एक और प्रॉब्लम हो गई भाई, 1918-19 में क्या हुआ कि इन्फ्लुएंजा फैल गया, दिल्ली के आसपास भी, बंगाल में भी, और डेक्कन एरिया महाराष्ट्र वगैरह में प्लेग फैल गया, कहीं पे जो है महामारी फैल गई। मतलब अब देखिए, जब बिना चारे के जो जानवर मर रहे हैं, बहुत लाखों की संख्या में जानवर मर गए भूख से और प्यास से, क्योंकि सूखे में तो बारिश भी नहीं होती, बहुत सारे लोग मर गए, जानवर पड़े हुए हैं इधर उधर, तो वहां पे जर्म्स पैदा होते हैं, बीमारियां पैदा होती हैं। तो इस तरह का माहौल हुआ कि फूड शॉर्टेज तो हुई, उससे तो लोग मर ही रहे हैं, साथ में इन्फ्लुएंजा फैल गया। तो एक के बाद एक वर्ल्ड वार वन के टाइम पर प्रॉब्लम बढ़ती जा रही हैं, और ये सारा बर्डन गरीब लोगों के ऊपर और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इंडियन पीपल ने, लोगों ने किसको जिम्मेदार ठहराया इस सिचुएशन के लिए? ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटिशर्स ही कर रहे थे सब कुछ फोर्सफुली।
तो इसने क्या किया, दिस सिचुएशन ट्रिगर्ड द नेशनलिज्म और नेशनलिस्टिक फीलिंग इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल, इंडियन पीपल, एंड गेव अ कॉमन एनिमी। सबका एक ही दुश्मन था। सोल्जर्स का भी दुश्मन कौन था? ब्रिटिशर्स। फार्मर्स का भी दुश्मन कौन था? ब्रिटिशर्स। लोकल जो रूलर्स थे उनकी तो पावर वैसे ही छीन चुकी थी, वो तो वैसे ही बेचारे पावरलेस हो चुके थे। उसके पास तो आर्म्स एक्ट बना दिया गया था, तो हथियार नहीं रख सकते। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बना दिया गया था, लोग कुछ लिख नहीं सकते सरकार के खिलाफ। तो पढ़े लिखे लोग भी परेशान हैं। इक्वेलिटी नहीं थी कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन में, हायर पोस्ट पे अंग्रेजों को रखा जाता था। तो हर फैक्शन जो था सोसाइटी का वो पहले से परेशान था, और इन हालातों ने और ज्यादा ट्रिगर कर दिया इस बात को, इसको और ज्यादा हवा दे दी। तो भैया वर्ल्ड वार वन का बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट हुआ इंडियन इकोनॉमी पर, इंडियन सोसाइटी पर, और इसने लोगों को क्या कर दिया, मजबूर कर दिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। जब इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया तो वर्ल्ड वार वन चल रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का तो पूरा ही ध्यान जो है वर्ल्ड वार वन की तरफ था। तो अब वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडियंस को प्रॉमिस किया कि चलो ठीक है वर्ल्ड वार वन खत्म होने दो और बाद में हम आपकी डिमांड्स को मान लेंगे। तो इसी टाइम पर एक इंपॉर्टेंट बात और भी हुई। महात्मा गांधी जो कि साउथ अफ्रीका गए हुए थे, वो वहां एक सत्याग्रह करके सक्सेसफुल होकर के अब इंडिया में आ गए। 9 जनवरी को एनआरआई डे मनाते हैं, 9 जनवरी को हम लोग। तो एनआरआई डे कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। क्यों? क्योंकि उसी डेट को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी आगे भी, पहले तो 1915 में वो आए थे, और 1915 से 1916 तक, 1 साल तक तो वो जो है पूरे देश में भ्रमण करते रहे। ही टूर्ड डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, और लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनते रहे। फिर उन्होंने 1916 में उन्होंने सबसे पहले अपना सत्याग्रह शुरू किया। एक नया तरीका, सत्याग्रह क्या था? सत्य के लिए आग्रह, मीन्स नॉन वायलेंटली। अगर आपकी इंटेंशन सच्ची है, अगर आपकी सच्चाई के लड़ रहे हो, और आपकी जो मनसा है वो सच्चाई पर अगर है, आप सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे तो आपकी जीत होगी। तो ये जो इस तरह का जो आग्रह है, जो नॉन वायलेंटली तरीके से कंडक्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह इंट्रोड्यूस किया, और 1916 में चंपारण के अंदर जो इंडिगो प्लांटेशन, फोर्सफुली जो इंडिगो प्लांटेशन किया जा रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया। चंपारण गए वो बिहार में, और वो सक्सेसफुल हुए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का तो पूरा ध्यान वर्ल्ड वार वन की तरफ था, तो इनकी बात को मान लिया गया, इट्स ओके। तो गांधी सक्सेसफुल हुए तो फेमस हुए। उसके बाद उनको 1917 में जाना पड़ा खेड़ा, महाराष्ट्र। वहां पर भी हाई टैक्सेस होने के कारण बहुत ज्यादा रिवेन्यू जो है इंपोज किया जा रहा था किसानों के ऊपर, और किसान इस हालत में नहीं थे क्योंकि फेमाइन हो गया था, प्रोडक्शन हो नहीं रहा था, तो किसान पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, बल्कि वो लोन ट्रैप में फंस गए थे। तो गांधी ने जाकर उनका लोन माफ कराया, प्लस वहां पर जो टैक्सेस थे उनको माफ करवाया 1917 में। तो खेड़ा का 1916 में तो उन्होंने चंपारण में सत्याग्रह किया, 1917 में उन्होंने खेड़ा में सत्याग्रह किया। उसके बाद 1918 में उन्होंने, देखिए वर्ल्ड वार वन चल रहा है, इसी टाइम पे सब भी हो रहा है, तो लोगों का जो डिसकंटेंटमेंट है उसका बढ़िया फायदा उठा रहे हैं गांधी जी, जा रहे हैं उनकी बात, सत्याग्रह कर रहे हैं, और सरकार को मना भी रहे हैं, सरकार को कंसीड भी कर रहे हैं। ठीक है, 1918 में फिर गुजरात के अहमदाबाद के अंदर मिल वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे थे, क्योंकि उनके वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए थे और वेजेस नहीं बढ़ाई जा रही थी, उनकी हालत बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी। तो वो लोग स्ट्राइक पे चले गए। महात्मा गांधी वहां पहुंचे, उन्होंने उनका सपोर्ट किया, सत्याग्रह किया, और बात की वहां पर मिल ओनर से, तो उन्होंने उनकी डिमांड मान ली। तो इस तरीके से ये चीज भी पैरेलल टू दिस एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वर्ल्ड वार वन जब तक चला, इस तरह का माहौल बनता चला गया, गर्मा गर्मी का माहौल है, लोग परेशान हैं। वर्ल्ड वार वन तो खत्म हो गया। अब वर्ल्ड वार जब खत्म हो गया, ब्रिटिशर्स ने क्या प्रॉमिस किया था कि वर्ल्ड वार वन के बाद हम आपको आपकी डिमांड्स को मान लेंगे, लेकिन अब वो नहीं मानना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, इन सारे सत्याग्रहों को, चलती हुई मूवमेंट्स को, जगह जगह पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसको मद्देनजर रखते हुए, इस प्रॉब्लम को सेंस करते हुए रोलेट एक्ट लगा दिया 1919 में। इसके अंडर क्या था, अगर कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लिखता या बोलता पाया गया तो उसको 2 साल के लिए बिना किसी ट्रायल के जेल में डाल दो, अरेस्ट करो। बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया, जेल में डाल दिया गया, लोगों को मजबूर किया गया सड़क पे क्रोल करके चलने के लिए।
घुटनों के बल चलने के लिए, और जूते साफ कराए गए, ऑफिसर्स ने अपने उनके उनके हाथों से, कपड़ों से, और नाक रगड़वाए गए जमीन पे लोगों के। इस तरह का सप्रेशन, रिप्रेसिव पॉलिसीज इस रोलेट एक्ट के अंदर की गई सत्याग्रह के खिलाफ जो नॉन वायलेंट मूवमेंट कर रहे थे। तो भैया इसी में एक बहुत ही जघन्य जो घटना हुई, जो ब्लैक डे जिसको हम कह सकते हैं, 13 अप्रैल, पंजाब की हिस्ट्री में, सिक्स कम्युनिटी की हिस्ट्री में, और अपने इंडिया की हिस्ट्री में ये एक ब्लैक डे है। 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था, और लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हो गए थे। उनको नहीं मालूम था कि मार्शल लोग, देखिए जब रोलेट एक्ट के अगेंस्ट गांधी सत्याग्रह, रोलेट एक्ट के अगेंस्ट भी सत्याग्रह कर रहे थे गांधी जी, उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको बेड कर दिया गया कि वो दिल्ली में नहीं घुस सकते, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स को जैसे सत्यपाल को और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया गया। तो रोलेट एक्ट के विरोध में जो सत्याग्रह चल रहा था, इसको मद्देनजर रखते हुए पंजाब के अंदर जनरल डायर को कमांडर बना दिया गया आर्मी का, और पंजाब के अंदर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मार्शल लॉ इंप्लीमेंट कर दिया, मार्शल लॉ। तो ये देखो भाई, ये मार्शल लॉ लगा दिया गया 10 अप्रैल के बाद। 10 अप्रैल 1919 को मार्शल लॉ लगा दिया गया, और गांधी जी ने सत्याग्रह कब शुरू किया था? 6 अप्रैल को सत्याग्रह शुरू किया था। तो 4 दिन के अंदर अंदर इन सबको अरेस्ट कर लिया गया और क्लैम्प डाउन कर दिया गया इनके प्रोटेस्ट को, और फिर मार्शल लॉ लगा दिया पंजाब में। और किसको कमांडर बना दिया? जनरल डायर को। जब जनरल डायर को पता चला कि 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन लोग इकट्ठे हो गए, मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ का मतलब कोई भी भीड़ इकट्ठी नहीं करेगा, कोई भी पब्लिक प्लेस पर आकर के प्रोटेस्ट नहीं करेगा, भीड़ नहीं इकट्ठी होगी। जैसे आजकल लॉकडाउन लग जाता है ना कोरोना के टाइम पे, कोई बाहर नहीं नजर आना चाहिए, ठीक है, और कोई नजर आएगा तो मास्क के साथ नजर आना चाहिए, सैनिटाइजर होना चाहिए, 2 डोज लगी होनी चाहिए, तभी पब्लिक प्लेस पे जा सकते हो। ऐसा ही कुछ मार्शल लॉ था। आप बाहर नहीं जा सकते, जाएंगे तो क्रॉल करके चलना पड़ेगा आपको घुटनों के बल, और कोई सामने से कोई ऑफिसर आ रहा है तो उसको साहब को सलूट करना पड़ेगा। इस तरह के रूल्स बना दिए गए। इन लोगों को नहीं मालूम था, ये बैसाखी मना रहे थे। जनरल डायर ने ब्लॉक कर दिए सारे रास्ते, गेट, और जलियांवाला बाग में 1200 लोगों को मार दिया गया, बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग जख्मी हो गए, बच्चे मर गए, औरतें मर गई। तो इस तरह का जो ब्लड शेड हुआ 13 अप्रैल को, ये जंगल की आग की तरह खबर जब पूरे हिंदुस्तान में फैली कि निर्दोष लोगों को, इतने लोगों को मार दिया जनरल डायर ने, लोग बड़े गुस्से में आ गए, और इस गुस्से का फायदा उठा करके जो मुसलमान थे वो तो पहले से ही खिलाफत मूवमेंट कर रहे थे, गांधी जी ने उनके साथ मिलकर के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया। 1920 में डिक्लेयर हुआ, दिसंबर 1920 को डिक्लेयर किया गया कि हम नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट चलाएंगे, एक बड़े लेवल की मूवमेंट चलाएंगे, ये छोटी मोटी मूवमेंट नहीं, बड़ी लेवल की मूवमेंट चलाएंगे। तो फिर उसको कहते हैं नॉन कोऑपरेशन खिलाफ मूवमेंट। तो देखिए आज की वीडियो में तो इतना ही काफी है, मुझे लगता है कि काफी हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब बाकी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, सी यू।